हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चूंकि क्लास 12 फिजिक्स कर रहे थे चैप्टर 2, इसमें अगला टॉपिक हमारा है समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो हमने इसकी परिभाषा लिखी है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके किसी भी बिंदु पर, चाहे आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, उस पर विभव का जो मान है वो बराबर हो, वो पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। तो मान लेते हैं जो कोई हमारा प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। इस पर हमने एक काल्पनिक रेखा ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि इसके किसी भी बिंदु पर अगर विभव का मान आप निकालिए तो क्या आएगा, विभव का मान समान आएगा। तो हमने परिभाषा लिख दी कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके किसी भी बिंदु पर विभव का मान अगर समान है तो वो पृष्ठ क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। इसी को अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो हम लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब सभी बिंदुओं पर क्या कहते हैं विभव का मान बराबर होगा तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच अगर विभवांतर आप निकालेंगे तो विभवांतर क्या आएगा, विभवांतर तो शून्य आएगा ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये शून्य कब होगा, शून्य तभी आएगा जब थीटा का मान 90 हो जाएगा। थीटा का मान जब शून्य कब होगा, शून्य तब होगा जब थीटा का मान 90 होगा, क्योंकि आप जानते हैं cos थीटा बराबर cos 90 बराबर 0। तो विभवांतर का मान शून्य कब होगा, जब थीटा का मान ज्यादा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है। तो ये हो गया समविभव पृष्ठ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो आवेश के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाने में निकाय की रचना करने में किया जाता है। परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा जब हम कोई कार्य करते हैं, किसी वस्तु पर कोई कार्य करते हैं, तो वह कार्य उस वस्तु में जाकर के एक ऊर्जा के रूप में संचयित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचयित हो जाती है, जो वही कार्य हमारा क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो देखिए, मानते हैं एक आवेश ये है प्लस क्यू आवेश, इससे r दूरी पर ये मान लेते हैं बिंदु A है, ये बिंदु B है, इस पर भी एक आवेश रखा हुआ है माइनस क्यू आवेश या प्लस क्यू आवेश ही ले लीजिए। बिंदु A पर एक प्लस क्यू आवेश और बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है। r दूरी पर मान लेते हैं, इसको एक Q1 मान लेते हैं और ये है हमारा Q2। Q1 आवेश से r दूरी पर Q2 आवेश बिंदु B पर रखा गया है। हमने कहा माना प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर
बिंदु बी पर वैद्युत विभव, तो विभव बराबर क्या हो जाता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, Q अपान R स्क्वायर। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि ये जो Q2 आवेश है ये अनंत से बिंदु B तक लाया गया है। ये Q2 आवेश जो है अनंत से बिंदु B तक लाया गया है। तो हम मानते हैं कि माना अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा Q2 इंटू V। किया गया कार्य W बराबर Q2 इंटू V। अब यहाँ पर अगर हम V का मान रख दें तो W बराबर हमारा हो जाएगा Q2 इंटू इसको Q1 कर लीजिए, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R स्क्वायर। ये W हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। चूंकि निकाय की रचना में किया गया कार्य ही ऊर्जा कहलाता है, निकाय की रचना में किया गया कार्य ही ऊर्जा कहलाता है। तो आप लिखेंगे चूंकि जो हमने एक सिस्टम बनाया कि दो आवेश को पास पास ले आए गए, r दूरी पर पास ला करके रखे, तो हमको दो आवेशों को समीप ले जाएंगे या दूर ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा, और जो हम कार्य करेंगे वही ऊर्जा के रूप में संचयित हो जाती है, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो निकाय की और वो स्थितिज ऊर्जा इस निकाय की कहलाएगी एक सिस्टम की। तो निकाय की रचना में किया गया कार्य ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हम लिख सकते हैं था, इसीलिए W बराबर U, और U बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा आ गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एक बार आप इसकी फिर से स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान से इसको नोट कर लें। अगला टॉपिक है हमारा एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। हम पहले एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र हमने बना लिया, जिसकी दिशा ये है E। अब हम इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, ये रखा है A B वैद्युत द्विध्रुव इसमें ये रखा है। मान लेते हैं अभी ये थीटा डिग्री इसका कोण है वैद्युत क्षेत्र रेखा से। अब हम मान लेते हैं कि इसको हमने थीटा डिग्री घुमा दिया।
ये कुछ ऐसे कर दिया। ये अब ये नया कोण बना हमारा हो गया θ1। तो हमें ये निकालना है कि थीटा से θ1 यानी θ1 डिग्री कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा। तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा होता है तो उस पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है, जो क्या होता है, तो आप लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण है। देखिए बल युग्म आघूर्ण क्या करता है, हमने आपको बताया था कि बल युग्म आघूर्ण, इस पर जो बल युग्म आघूर्ण लग रहा है ये द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयत्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयत्न करेगा। यानी जैसे जैसे थीटा का मान बदलेगा वैसे वैसे बल युग्म आघूर्ण का भी मान बदलता जाएगा। हम मान लेते हैं ये जो सूक्ष्म कोण है हमने डी थीटा घुमाया, एक बहुत ही छोटे कोण को घुमाने में किया गया कार्य, तो हम कहेंगे डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। सिंपल सा वही काम करेंगे जैसे अभी तक हम करते जा रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे कोण का मान बदलता जाएगा टाउ यानी पी साइन थीटा, इसका भी मान यानी बल आघूर्ण लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का मान भी बदलता जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक सूक्ष्म कोण की कल्पना करेंगे और उसको क्या कहते हैं मानेंगे कि इतना घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो सूक्ष्म कोण को घुमान किया गया कार्य भी सूक्ष्म ही होगा, तो हम कहेंगे डी डब्ल्यू, किया गया कार्य डी डब्ल्यू। और आप जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, डी डब्ल्यू। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। यहाँ बल देखिए अति सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य क्या हो गया, डी डब्ल्यू। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। और क्या लिखेंगे, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बीच बीच में थोड़ी सी समस्या हो जा रही है, थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, उम्मीद है अब सही चलेगा। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यहाँ हमने कार्य क्या है, डी डब्ल्यू है, और विस्थापन जो होगा यहाँ पर चूंकि कोणीय विस्थापन है, जिसको आप लिखिए बल गुणे कोणीय विस्थापन। तो बल की जगह तो हम टाउ या बल युग्म आघूर्ण लगा सकते हैं पी साइन थीटा, यानी पी ई साइन थीटा, और विस्थापन कितना हो रहा है, तो डी थीटा, डी थीटा। ये तो सूक्ष्म कोण यानी सूक्ष्म कोणीय विस्थापन को घुमाने में किया गया कार्य हो गया, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। लेकिन हमें घुमाना कहाँ से कहाँ तक है, हमें थीटा से θ1 तक घुमाना है। तो आप लिखेंगे अतः इसको आप θ1 कर लीजिए, इसको θ2 कर लीजिए। तो θ1 से θ2 घुमाने में किया
गया कार्य। W बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। अब देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, θ1 से θ2, dw की जगह क्या लिखेंगे, P E sin थीटा d थीटा। P E बाहर आ जाएगा तो W बराबर हो जाएगा P E θ1 से θ2 sin थीटा d थीटा। अब साइन थीटा का अवकलन करते हैं तो आप लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा ये बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के। ये आप पढ़े होंगे 11th में, कैलकुलस जो मैथ वाले हैं वो तो पक्का जानते होंगे। देखें W बराबर पी ई माइनस कॉस थीटा, लिमिट हो गई θ1 से θ2, तो W बराबर हमारा हो गया पी ई ब्रैकेट में माइनस कॉस और जो θ2 लेते हैं और फिर माइनस करके नीचे वाली लिमिट लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस θ1। तो W बराबर हमारा हो गया पी ई, इसको पहले लिख लें तो हो जाएगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये हमारा फार्मूला आ गया कि एक समान वायु विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमें कार्य करना पड़ेगा W बराबर पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस ले लें तो सीधे सीधे हमारा डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। ये तो एक मेन फार्मूला हमारा आ ही गया कि W बराबर पी ई ब्रैकेट के अंदर कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अगर हम माना द्विध्रुव को जीरो से 90 डिग्री घुमाया जाता है, 0 से 90 डिग्री घुमाया जाता है, यानी θ1 बराबर जो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा और θ2 बराबर हो जाएगा 90। तो ऐसे में हमारा कार्य क्या हो जाएगा, कार्य W बराबर हो जाएगा पी ई cos 0 माइनस cos 90, cos 0 माइनस cos 90। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 का मान होता है 1, तो W बराबर हो जाएगा P इंटू ई। W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू P इंटू ई। ये सूत्र हो गया। तो हमने क्या माना कि अगर 0 से 90 डिग्री तक, तो ऐसे आपसे कुछ भी कह दिया जाए कि 40 से 50 डिग्री तक, तो आप θ1 की जगह 40 रखेंगे, θ2 की जगह क्या रख देंगे, 50 रख देंगे। तो जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 0 से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, 0 से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि 0 से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, या और 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो ये हमने बताया। यहाँ पर देखिएगा W बराबर P इंटू ई, cos 90 का मान, cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0, तो ये हो गया W बराबर P इंटू ई। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन हमने क्या किया कि 0 से 90 डिग्री घुमाया गया, तो हमने क्या निकाल लिया भाई, W बराबर P इंटू ई। अगर हम दूसरी कंडीशन लें क्या कि 0 से 0 डिग्री का मतलब वैद्युत क्षेत्र के सदिश, वैद्युत क्षेत्र के सदिश या वैद्युत क्षेत्र के
समानांतर। तो 0 से, अब की बार हम क्या कहेंगे, 0 से 180 डिग्री। तो 0 से 180 डिग्री का मतलब θ1 बराबर हो गया 0 और θ2 बराबर हो गया 180। तो W बराबर हो जाएगा हमारा P E cos थीटा की जगह cos 0 माइनस cos 180 माइनस cos 180। और cos 180 का मान होता है -1। ये हो गया P E cos 0 का मान 1 माइनस 1। ये हल करेंगे तो W बराबर आ गया हमारा 2TE। ये दो कंडीशन हमने लगाई। पहली कंडीशन कि द्विध्रुव को 0 से 90 डिग्री घुमाया जाता है, तब कितना कार्य करना पड़ेगा, तो तब कार्य हमारा W बराबर P × E, जहाँ P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, और E क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर W बराबर इसका 2 गुना कार्य करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। देखो यही से वैद्युत द्विध्रुव था, इसको हमने घुमाया यहाँ तक घुमाने में मान लेते हैं 5 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक वापस लाना है, तो 5 5 और 10 जूल कार्य करना पड़ जाएगा, डबल कार्य करना पड़ जाएगा। तो हमने इसको प्रूव भी करके दिखा दिया। उम्मीद है आपको समझ में बात आई होगी। एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट लें ध्यान से और अपने घर पर इस डेरिवेशन को करने की कोशिश करें। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासतौर से लघु उत्तरीय प्रश्नों में ये जरूर आ जाता है, और इसका न्यूमेरिकल में भी हम काफ़ी जगह इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रूरी है कि ये डेरिवेशन आपको याद रहे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।